हेलो प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर सोशल थिंकर। अभी तक हमने केवल दो थिंकर पढ़े हैं, एमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर। तीसरे थिंकर है कार्ल मार्क्स। यह भी क्लासिकल समाजशास्त्री हैं, जर्मन से बिलोंग करते हैं। लेकिन मार्क्स के बारे में खास तौर से एक चीज़ कही जाती है कि इन्होंने आपने जितने भी समाज विज्ञान पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इवन मनोविज्ञान, जितने भी विषय हैं उन सभी में मार्क्स ने कंट्रीब्यूट किया है। तो मार्क्स को किसी एक विषय क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता कि ये समाजशास्त्री हैं, कि ये जो है अर्थशास्त्री हैं, राजनीति वैज्ञानिक हैं। इन्होंने हर विषय में लगभग योगदान दिया है। बेसिकली ये जाने जाते हैं आपके वर्ग संघर्ष के कारण या संघर्ष सिद्धांत के कारण, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के कारण, क्योंकि इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोशल चेंज का या एलिनेशन का सबसे बड़ा कारण है। तो हम डिटेल में इनको समझने का प्रयास करेंगे। मार्क्स ने कभी भी नहीं कहा कि वह एक समाजशास्त्री थे या उन्होंने समाजशास्त्र को कभी भी औपचारिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश नहीं की। देखिए, जैसे कि बाकी हम दो समाजशास्त्रियों के बारे में भी हमने लिखा था कि ये क्लासिकल समाजशास्त्री हैं। मार्क्स भी एक क्लासिकल समाजशास्त्री हैं, जर्मन से संबंधित हैं, दार्शनिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, इतिहासकार हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, समाजशास्त्री हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता या उसका अग्रणी कहा जाता है। तो साइंटिफिक सोशलिज्म को प्रमोट करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे मैंने अभी बताया था कि इन्होंने कभी भी दावा नहीं किया कि ये समाजशास्त्री हैं और ना ही इन्होंने समाजशास्त्र की कोई औपचारिक परिभाषा दी, परंतु समाजशास्त्रीय चिंतन परंपरा के विकास में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि अन्य क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट की है। इन्होंने समाज को अनेक अंतःविरोधी शक्तियों का गतिशील संतुलन माना। व्हाट इज सोसाइटी फॉर हिम? इन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है या समाज जो है वो अंतःविरोधी शक्तियों का गतिशील संतुलन, यानी द्वंदात्मकता शब्द अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब दो विरोधी शक्तियां या दो विपरीत विशेषताएं एक साथ रहती हैं और विपरीत चीजों में हमेशा अंतर्विरोध होता है और उसी के कारण समाज परिवर्तनशील होता है या गतिशील होता है। और जहां दो विपरीत चीज होती है, दो विपरीत विशेषताएं होती हैं, दो विपरीत गुण होते हैं, वहां पर तनाव या संघर्ष होना अनिवार्य है और उसी तनाव और संघर्ष का परिणाम सामाजिक परिवर्तन है। अभी इस कंसेप्ट को हम आगे और अच्छे से समझ पाएंगे। 1847 में फ्रेडरिक एंगल्स के साथ इन्होंने एक इंटरनेशनल सोशलिज्म, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम, उसका प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम से प्रकाशित किया था। 1864 में इन्होंने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इंटरनेशनल लेबर यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए शायद यही एक कारण है कि इन्हें सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि विचारक के रूप में जाना जाता है। सर्वहारा क्या है? आप लोग ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और हम आगे भी इनके कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि मार्क्स ने दो वर्गों की चर्चा की थी। सामान्य रूप में जिसे आप पूंजीपति और मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग कहते हैं, मार्क्स ने उनके लिए बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग यूज किया था। तो उसीलिए इनको सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि विचारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांशतः जो इन्होंने बात की या जिनके हित की बात की वो मजदूर या शोषित वर्ग था। इन्होंने कहा कि इतिहास समाज की विभिन्न स्थितियों को व्यक्त करता है। आपने देखा होगा कि मार्क्स ने जो समाज का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया वो उद्विकासीय मोड में किया, और उद्विकास ये जो पद्धति होती है वो क्या करती है, किसी भी चीज के विकास को स्थितियों में या विभिन्न चरणों में व्यक्त करता है। तो वही इन्होंने इतिहास समाज की विभिन्न स्थितियों को व्यक्त करता है। जो समाज का जो विभिन्न चरणों में समाज का विकास हुआ वो किस चीज को बताता है? इतिहास को बताता है। तो मार्क्स का कहना था कि समाज के विभिन्न चरणों में जो विकास है उसके आधार पर हम इतिहास को समझ सकते हैं। इसलिए इतिहास का निर्माण और उसकी प्रकृति या उसका स्वभाव जो है वो मानव संघर्ष पर निर्भर करता है। या आप कह सकते हैं कि मनुष्य इतिहास का निर्माता तो है, परंतु वह अपनी इच्छा अनुसार इतिहास को निर्मित नहीं कर सकता। एक और चीज देखिए, मार्क्स ने हीगल से द्वंदात्मकता यानी डायलेक्टिक का कंसेप्ट लिया था। मार्क्स का अपना नहीं है ये कंसेप्ट, इन्होंने दार्शनिक हीगल से इसको लिया था। दार्शनिक हीगल हैं, फिक्टे हैं, इनसे इन्होंने ये कंसेप्ट लिया था डायलेक्टिकलिज्म यानी द्वंदात्मकता। लेकिन दोनों की द्वंदात्मकता में अंतर है। हीगल जो कि दार्शनिक थे
उन्होंने द्वंद्वात्मकता को फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक संदर्भ में यूज किया और उनका जो सिद्धांत है वो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। मार्क्स ने उसको रिप्लेस किया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से और उन्होंने उसकी जगह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिक मटीरियलिज्म शब्द इस्तेमाल किया। क्या है ये, इस पर भी हम गौर से विचार करेंगे। हीगल के अनुसार विचार से विश्व की उत्पत्ति संभव है, यानी विचार या मस्तिष्क जो है उससे विश्व की उत्पत्ति संभव है, जबकि मार्क्स इसका उल्टा बोलते हैं। वो कहते हैं भौतिक पदार्थ से ऐसा संभव हुआ है, यानी भौतिक पदार्थ से विश्व की उत्पत्ति संभव हुई है। चेतना यानी जिसको वो विचार कह रहे थे, मस्तिष्क कह रहे थे, चेतना मनुष्य के अस्तित्व को निर्धारित करता है, ऐसा हीगल कहते हैं। हीगल कहते हैं कि चेतना से यानी पहले मस्तिष्क आया, विचार आया और उसके बाद मनुष्य का अस्तित्व आया, इसीलिए वो कहते हैं कि चेतना मनुष्य के अस्तित्व को निर्धारित करता है। मार्क्स ने उनके स्टेटमेंट को उलट दिया और उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य का अस्तित्व चेतना का निर्धारण करता है, यानी मैं हूं तभी मैं किसी विचार को दूंगा, कोई विचार मेरे अस्तित्व को निर्धारित नहीं कर सकता। तो इस लाइन को इस तरह से समझिए जैसे अगर हमने मार्क्स का कंसेप्ट लिया है, हीगल ने कहा था कि चेतना से मनुष्य का अस्तित्व निर्धारित होता है और मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व पहले है और फिर चेतना का निर्धारण। चलिए इसको हम और क्लियर करते हैं। ये हमने हीगल और मार्क्स के अंतर को समझाने की कोशिश की है। हीगल जैसे हमने कहा ये दार्शनिक थे, तो इनका कहना था कि पहले चेतना है, फिर यानी पहले चेतना है या विचार है, फिर मनुष्य का अस्तित्व है। मार्क्स ने कहा कि नहीं, पहले अस्तित्व है और फिर चेतना है, क्योंकि ये समाज वैज्ञानिक है, समाजशास्त्री हैं, इन्होंने इसलिए मनुष्य के अस्तित्व को पहले रखा कि मनुष्य का अस्तित्व यानी मेरा अस्तित्व है तब चेतना है, और ये कहते थे कि चेतना पहले आती है फिर मनुष्य का अस्तित्व निर्धारित होता है। तो मार्क्स ने इनके स्टेटमेंट को उलट दिया और कहा कि मैंने हीगल जो कि सिर के बल खड़े थे उन्हें उलटकर पैरों के बल खड़ा कर दिया है। इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने ये कथन जारी किया था कि मार्क्स की अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व पहले है यानी मैं हूं तब चेतना आती है, जबकि हीगल कहते थे कि पहले चेतना है उसके बाद अस्तित्व है। चलिए, मार्क्स की जो विचारधारा है वो है डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद। देखिए इसमें 3 शब्द हैं, द्वंद्वात्मक, ऐतिहासिक यानी इतिहास और भौतिकता। हमने इन तीनों को यानी अगर इनका अर्थ हम देने की कोशिश करें तो द्वंद्वात्मकता की प्रक्रिया के आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इस 3 शब्दों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसका मतलब है द्वंद्वात्मकता की प्रक्रिया के आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करना। कैसे? चलिए, द्वंद्वात्मकता का मतलब है 2 विपरीत शक्तियों के मध्य की एकता, और सिंपल करें हम इसे तो 2 विपरीत विशेषताओं की एक साथ उपस्थिति द्वंद्वात्मकता कहलाती है। जैसे दिन और रात, अच्छा बुरा, सच और झूठ, ईमानदार और बेईमान, ये 2 विपरीत विशेषताएं एक साथ रहती हैं। ठीक है, एक है तभी दूसरे का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो मार्क्स का ये कहना था कि प्रकृति में या विश्व में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उन सब में द्वंद्वात्मकता गुण पाया जाता है, यानी वो अच्छी भी है बुरी भी है। नेक्स्ट शब्द है इतिहास। इतिहास का मतलब होता है समाज का विकास, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि समाज के विकास को समझकर हम इतिहास को जान सकते हैं। तो इतिहास क्या है? विकास को बताता है कि पूर्व में ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर वर्तमान में ऐसा और भविष्य में ऐसा। तो हम अतीत से वर्तमान तक की यात्रा को जब हम समझते हैं तब हम इतिहास की बात करते हैं, यानी विकास की बात करते हैं। नेक्स्ट शब्द है भौतिकता। भौतिकता यानी पदार्थ या वस्तु जिसमें जीवन है, जिसमें गति पाई जाती है, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें जीवन है, जिसमें गति है, और जिसमें जीवन और गति है यानी पदार्थ है या वस्तु है, और उस पदार्थ या वस्तु में द्वंद्वात्मकता गुण अवश्य ही पाया जाएगा, क्योंकि जो भी चीज लिविंग थिंग है, जो भी जीवित है, गतिशील है, उसमें 2 विपरीत चीजें एक साथ पाई जाएंगी। वो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, उसका उपयोग भी हो सकता है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और जब 2 विपरीत चीजें एक साथ रहती हैं तो उनमें संघर्ष होना भी, द्वंद्व होना या संघर्ष होना भी, अंतर्विरोध होना भी अवश्यंभावी है। हम अपनी ही बात करें अगर, तो हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, और जब किसी एक बात पर लेकर
हम मंथन करते हैं, विचार मंथन करते हैं, तो पॉजिटिव पक्ष भी निकल के आते हैं, नेगेटिव पक्ष भी निकल के आते हैं, फिर उनमें से किसी एक की जीत होती है और उसको हम अप्लाई करते हैं, यानी वो उस कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो वही विकास है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में शिफ्ट कर जाना। एक विचार आया, फिर उसका अगेंस्ट विचार आया, और फिर उन दोनों के मध्य द्वंद्व हुआ, संघर्ष हुआ, और उनमें से किसी एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे। तो जो नए निष्कर्ष पे पहुंचे हम वहां पहुंच गए, और जो पुराना विचार सबसे पहले आया था वो पीछे रह गया। तो यही विकास है, यही इतिहास है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्क्स ने जो ये विचारधारा दी, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, उसमें उन्होंने जो संघर्ष की स्थिति है, अंतर्विरोध की स्थिति है, तो विपरीत विशेषताओं में जो अंतर्विरोध होता है, उस अंतर्विरोध के कारण और संघर्ष के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं, यानी विकास होता है। तो यही उनकी विचारधारा है कि द्वंद्वात्मकता यानी अंतर्विरोध के आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करना। इनका जो प्रमुख योगदान है समाजशास्त्र में, वो क्या क्या कंसेप्ट हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट वर्ग संघर्ष, अलगाव एलिनेशन, अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू, आधार संरचना अधिसंरचना, बेस स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर, वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस, धर्म, रिलीजन, शिक्षा, एजुकेशन। ये इसमें से अधिकतर कंसेप्ट जो हमारे सिलेबस में है उनको कवर अप करेंगे हम। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि ये कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो हमारे कंटिन्यू वीडियोस आएंगे वो इनमें से आपके सिलेबस वाइज जो टॉपिक है हम उनको कवर करेंगे और उनके अर्थ को समझेंगे। अब यहाँ पर हमने उनके कुछ जो फेमस कंसेप्ट कथन है, स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं और जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी यूज करते हैं, वो देखने की हम कोशिश करते हैं। इनके बहुत सारे स्टेटमेंट हैं ऐसे तो, लेकिन यहाँ हमने कुछ को कवर किया है। जैसे दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। जब ये मजदूरों को, जो शोषित वर्ग है जिसको एक्सप्लॉइट करता है शासक वर्ग या शासित वर्ग या बुर्जुआ या कैपिटलिस्ट, तो उनको यूनाइट करने के लिए ये जब आह्वान करते हैं क्रांति के लिए, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लॉस बट योर चेन्स। नेक्स्ट है धर्म जनता के लिए अफीम के समान है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ये धर्म को अफीम, जब हम इनका धर्म का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये कहते थे कि धर्म अफीम के समान है। कैसे? उनका ये कहना था कि जैसे अफीम जो होती है मनुष्य को हल्के नशे में ले आती है और मनुष्य जो है उस नशे में जो है अपना दिमाग नहीं चलाता है और दूसरों से निर्देशित होता है और एक हल्की सी नींद में सो जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। सेम धर्म यही काम करता है। जो शासक वर्ग है, बुर्जुआ है, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो जनता को इस अफीम के नशे में यानी इस धर्म के नशे में सुलाए रखता है और उनको निर्देशित करता रहता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम के समान है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा कि जितने भी इन्होंने ये कहा कि जो समाज का जो इतिहास बनता है वो कैसे बनता है? वर्ग संघर्ष, यानी दो वर्गों में संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है समाज का और वो आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से समाज का इतिहास लगाया जाता है। तो यानी हर समाज में वर्ग संघर्ष हुआ होगा और वर्ग संघर्ष के बाद ही समाज का विकास होता है, वही इतिहास है। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, दूसरे एक मजाक की तरह। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकेंड एज फार्स। एक और कंसेप्ट है, देखिए, द फिलोसफर हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट हाउएवर टू चेंज इट। इनका ये कहना था कि दार्शनिक जो है वो विश्व को केवल व्याख्या करते हैं, विश्व की विवेचना करते हैं, जबकि सवाल ये है कि इसको कैसे बदला जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व को बदलना बहुत जरूरी है, इस पर फोकस होना चाहिए, ना कि दार्शनिकों की तरह कि विश्व की विवेचना कैसे की जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनका, रिवोल्यूशंस आर द लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री, क्रांतियां इतिहास के इंजन हैं। दार्शनिक तो केवल विश्व की विवेचना विभिन्न तरीकों से करते हैं, सवाल तो इससे बदलने का है। ये रिपीट हो गया। देखिए, शासक वर्ग के विचार हर युग में सत्तारूढ़ के विचार होते हैं, यानी ये कहते हैं कि हमेशा जो कंट्रोलिंग एजेंसी है वो कौन है? रूलिंग क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, बुर्जुआ क्लास है, वही
सारे कहना चाहिए आधार संरचना उनके कंट्रोल में है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम उनके कंट्रोल में है, तो वही सारे जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, वही डिसाइड करते हैं विचारधारा को, और उसी से सारी सोसाइटी, सारा विश्व कंट्रोल होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास आर इन एवरी इपोक द रूलिंग आइडियाज। इनकी कुछ फेमस बुक हमने यहाँ पे लिखी हैं। जर्मन आइडियोलॉजी जो इन्होंने एंगल्स के साथ लिखी 1845 में, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंगल्स के साथ लिखा 1848 में, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850, 18 लूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852, दास कैपिटल, ये 3 वॉल्यूम में है, 3 अंकों में है, 1867, 1885, 1894। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 एंड 1959। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा।